नमस्कार। इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ये एक लंबी बातचीत का सारांश प्रस्तुत करती है और आपका समय बचाने में मदद करती है। आज हम बिल गेट्स के साथ हाल ही में हुई एक लंबी, काफी दिलचस्प बातचीत के जो मुख्य अंश है, उन पर गौर करेंगे। मकसद ये है कि वो पूरी चर्चा, उसकी सबसे जरूरी बातें आप तक पहुंचे, वो भी कम समय में। इसमें भारत पर उनके क्या विचार हैं, उनकी दान देने की सोच, टेक्नोलॉजी का भविष्य और हाँ, कुछ निजी तजुर्बों पर भी बात हुई। तो चलिए इस बातचीत की खास बातें समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत से। तो बातचीत में भारत को लेकर उनकी क्या मुख्य टिप्पणियां रहीं? आजकल उन्हें यहाँ क्या खास दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। उनका कहना था कि भारत में खासकर पिछले कुछ सालों में ये जो उद्यमशीलता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और नई खोजें, इनोवेशन, इसमें जबरदस्त तेजी आई है। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके फाउंडेशन का काम यहाँ शुरू में तो स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर था, जैसे पोलियो, HIV वगैरह। हाँ बिल्कुल, पोलियो, HIV इन पर केंद्रित था। लेकिन अब वो कह रहे थे कि तस्वीर काफी बदल गई है। भारत अब खुद वैक्सीन बना रहा है, बेहतर किस्म के बीज तैयार कर रहा है, बीमारियों का पता लगाने की नई तकनीकें, मतलब डायग्नोस्टिक्स, उसमें बहुत आगे बढ़ गया है। अच्छा। और हाँ, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के इस्तेमाल पर भी काफी काम हो रहा है। उनका मानना है कि ये आविष्कार सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ये तो वाकई एक दिलचस्प बदलाव है कि भारत अब समस्याओं के समाधान ढूंढने में एक तरह से ग्लोबल लीडर बन रहा है। भारत को अक्सर दुनिया की टैलेंट कैपिटल भी कहा जाता है। इस बारे में उनके क्या ख्याल थे? हाँ, इस पर भी बात हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की लगभग 20% आबादी भारत में रहती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है ना? यहाँ इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर पर शुरू से ही काफी ध्यान दिया गया है और IIT जैसे संस्थानों ने वाकई विश्व स्तरीय टैलेंट तैयार किया है। हाँ, ये तो है। उन्होंने गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला का उदाहरण भी दिया। ये वो लोग हैं जो बेहतरीन इंजीनियर तो हैं ही, साथ में कमाल के बिजनेस लीडर भी हैं। और देखिए, वैश्विक कंपनियां हमेशा ऐसी प्रतिभा की तलाश में रहती हैं और भारत को इसका, आप कह सकते हैं, सही हिस्सा मिल रहा है। उन्होंने मजाक में ये भी जोड़ा कि पहले माइक्रोसॉफ्ट भारत से लोगों को अमेरिका ले जाता था, तो भारत सरकार थोड़ी शायद नाखुश रहती थी। हाँ, ब्रेन ड्रेन वाली बात। हाँ वही। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने भारत लौटकर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया जैसी कंपनियों की नींव रखी। तो ये दिखाता है कि टैलेंट का फ्लो अब दोनों तरफा है। ये टैलेंट वाली बात तो गौर करने लायक है। चलिए अब थोड़ा विषय बदलते हैं। परोपकार यानी फिलैंथ्रोपी की बात करते हैं। उनकी जो इतनी बड़ी संपत्ति है, उसे बच्चों को देने के बारे में उनके क्या विचार सामने आए? क्या वो मानते हैं कि सारी दौलत बच्चों को ही मिलनी चाहिए, जैसा कि अक्सर होता है? देखिए, इस मामले में उनका नजरिया काफी अलग है, कह सकते हैं क्रांतिकारी है। उनका साफ मानना है कि बच्चों को सबसे अच्छी परवरिश और शिक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है, और वो उन्होंने किया भी। हाँ, वो तो है। लेकिन जब बात दौलत देने की आती है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उनके बच्चों को उनकी कुल संपत्ति का, आप यकीन नहीं करेंगी, 1% से भी कम हिस्सा मिलेगा। क्या 1% से भी कम? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है, खासकर इतने बड़े अमीर व्यक्ति से। इसके पीछे क्या सोच है उनकी? उनका तर्क बहुत सीधा और सरल है। वो कहते हैं कि बच्चों पर बहुत ज्यादा पैसा छोड़ना असल में उनके लिए अच्छा नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी पहचान खुद बनाएं, अपनी मेहनत से सफलता हासिल करें, ना कि सिर्फ विरासत में मिली दौलत के सहारे जिएं। मतलब वो उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहते एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया से आए लोग हैं ना, वो अक्सर अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। वो इसे पारिवारिक विरासत की तरह सहेजने के बजाय दुनिया की बेहतरी में लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। ये सोच न केवल पारंपरिक अमीरों से अलग है, बल्कि ये टेक इंडस्ट्री की एक खास पहचान भी बनती जा रही है कि संपत्ति सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का एक जरिया है। उनका यह भी मानना था कि इस बारे में बच्चों से शुरू से ही खुलकर बात कर लेनी चाहिए। हाँ, ये पारदर्शिता जरूरी है शायद। और एक दिलचस्प बात उन्होंने बताई कि कभी-कभी तो बच्चे खुद अपने माता-पिता को ज्यादा दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। वाकई ये सोच तो पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। अच्छा, अब जब टेक्नोलॉजी की बात चली है तो उस पर आते हैं। अगर उन्हें आज के भारत में मान लीजिए बिल्कुल शून्य से कुछ शुरू करना हो, तो वो कौन सा क्षेत्र चुनते? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI को लेकर वो कितने उत्साहित है या शायद चिंतित? उन्होंने कहा कि अगर आज वो युवा होते
और कुछ शुरू करना चाहते तो वो ऐसा क्षेत्र चुनते जिसमें उनकी गहरी दिलचस्पी और समझ हो, और जिसमें वो कुछ हटकर कुछ अनोखा योगदान दे सके। ठीक वैसे ही जैसे उनके लिए सॉफ्टवेयर था। अच्छा। आज के दौर में एआई बिल्कुल वैसी ही बड़ी और परिवर्तनकारी चीज है। एआई में उन्हें अपार संभावनाएं दिखती हैं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने की। लेकिन एआई का क्षेत्र तो अब बहुत भीड़-भाड़ वाला हो गया है ना? क्या अब भी इसमें वैसी बड़ी सफलता मिलना संभव है, जैसी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हासिल की थी? मुकाबला कितना कड़ा है? हाँ, ये सवाल भी उठा और उन्होंने माना कि आज का माहौल उनके शुरुआती दिनों से बहुत अलग है और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी। आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां एआई में अरबों डॉलर लगा रही हैं। चीन जैसे देशों से भी ज़बरदस्त मुकाबला है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब पर्सनल कंप्यूटर घर घर पहुंचाना एक नया, कुछ हद तक अजीब सा विचार था। कंपटीशन बहुत कम था। हालांकि उन्होंने एनवीडिया जैसी कंपनियों का उदाहरण दिया। ये दिखाता है कि आज भी नए खिलाड़ी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, खासकर हार्डवेयर या विशेष क्षेत्रों में। अच्छा, तो उम्मीद है अभी भी। हाँ, पर उन्होंने ये भी चिताया कि ये हजारों कंपनियों में से शायद कुछ गिनी चुनी ही कर पाएंगी। तो मौके जरूर हैं, पर रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मतलब मुकाबला सिर्फ आइडिया का नहीं है, बल्कि भारी भरकम निवेश और ग्लोबल कंपटीशन का भी है। ये तो वास्तविकता का एक संतुलित आकलन लगता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन गलतफहमियों की जो अक्सर उनके जैसे बेहद अमीर और प्रभावशाली लोगों के बारे में होती हैं। इस पर उनका क्या कहना था? और क्या उन्होंने अपने किसी बड़ी गलती या चूक का भी जिक्र किया? गलतफहमियों के बारे में उन्होंने कहा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों के इरादे शायद ठीक नहीं होते या उनके मूल्य आम लोगों से अलग होते हैं, इसलिए उनके हर कदम पर शक करना चाहिए। लोग कल्पना करते हैं कि शायद कोई गुप्त एजेंडा है या उनके पास जरूरत से ज्यादा ताकत है। ये तो होता है। हाँ, और अपनी गलतियों पर वो काफी खुलकर बोले। उन्होंने माना कि माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में असफल रहना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। ओहो। हाँ, इस चूक की वजह से गूगल के एंड्रॉयड को पूरे बाजार पर कब्जा करने का मौका मिल गया, जिसका उन्हें अफसोस है। और क्या उन्होंने अपने फाउंडेशन के काम में हुई किसी असफलता या चुनौती का भी जिक्र किया? क्या वहां सब कुछ ठीक ही रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने फाउंडेशन के स्तर पर भी चुनौतियों और असफलताओं को स्वीकार किया। जैसे उन्हें उम्मीद थी कि एचआईवी की वैक्सीन बनाने में जल्द सफलता मिलेगी, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया। ओह हाँ, ये तो बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसी तरह एक बेहद सस्ता और क्रांतिकारी टॉयलेट बनाने का उनका प्रोजेक्ट था, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा महंगा और धीमा साबित हो रहा है। और पोलियो उन्मूलन, जो उनका एक बड़ा लक्ष्य रहा है, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि वो इसके बहुत करीब हैं और इसे पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अच्छा। ये बातें दिखाती हैं कि बड़े लक्ष्यों के रास्ते में मुश्किलें और असफलताएं भी आती हैं। ये सब जानना जरूरी है कि सफलता एक सीधी रेखा में नहीं मिलती। अच्छा, फाउंडेशन की बात चल रही है तो आजकल वो किन मुख्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे सुलझाने में पैसा भी कम पड़ रहा है या मतलब बेअसर साबित हो रहा है? उन्होंने कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन का जिक्र किया। इसे पूरी तरह समझना कि ये क्यों होता है और इसके सबसे प्रभावी समाधान क्या हैं, ये अभी भी एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। हालांकि इसे कम करने के कुछ नए तरीके और उपकरण सामने आ रहे हैं, लेकिन जड़ से इसे समझना बाकी है। दूसरी बड़ी चुनौती है दुनिया के सबसे गरीब देश, खासकर अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य और विकास के कामों के लिए फंड जुटाना। ये लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अमेरिका समेत कई अमीर देश अपने विदेशी सहायता बजट में कटौती कर रहे हैं, जिससे वो काफी निराशाजनक मानते हैं। ओह, ये तो चिंता की बात है। और क्या कोई ऐसी चुनौती है जो पैसे या तकनीक से ज्यादा इंसानी बर्ताव से जुड़ी हो? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने व्यवहार परिवर्तन मतलब बिहेवियर चेंज की मुश्किलों का जिक्र किया। जैसे मोटापा आज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। उन्होंने मजाक में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी योग को बढ़ावा देते हैं, जो अच्छी बात है, पर लोगों का व्यवहार बदलना बहुत बहुत कठिन काम है। हाँ, आदतें बदलना आसान नहीं होता। बिल्कुल। उन्होंने माना कि वो और उनका फाउंडेशन अक्सर तकनीकी समाधानों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे मोटापे के इलाज के लिए GLP-1 श्रेणी की नई दवाएं, जो भूख नियंत्रित करने और वजन घटाने में मदद करती हैं। उम्मीद है कि पेटेंट खत्म होने पर ये सस्ती भी होंगी। अच्छा। लेकिन वो मानते हैं कि लोगों की आदतें और व्यवहार बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका आसान हल उनके पास भी नहीं है। अच्छा, तो युवाओं को दूसरों की मदद करने या समाज सेवा के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है? इस पर उन्होंने कोई राय दी, कोई सुझाव? हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में युवाओं के लिए ये शायद ज्यादा आसान है। उन्हें बस थोड़ी यात्रा करने की जरूरत है, अपने आसपास ही देखने की जरूरत है, और वो ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनके हालात उनसे बहुत अलग हैं, जिनके पास उतने अवसर नहीं है। जमीनी हकीकत देखना।
हाँ बिल्कुल। इससे सहानुभूति, एम्पैथी पैदा होती है, जो मदद करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने भारत सरकार के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसे प्रयासों की तारीफ भी की, जो भारत के सबसे पिछड़े जिलों के विकास पर केंद्रित हैं। साथ ही स्वच्छता जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करने और जागरूकता फैलाने को भी उन्होंने सराहा। उनका मानना था कि जमीनी हकीकत से रूबरू होना ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब कुछ व्यक्तिगत बातों पर आते हैं। सीखने को लेकर उनका जो जुनून है, उसके बारे में क्या पता चला? और क्या उम्र बढ़ने के साथ वो खुद में कोई बदलाव महसूस करते हैं? सीखने का जुनून तो उनमें मतलब कूट कूट कर भरा है। उन्होंने कहा कि लगातार सीखते रहना, नई चीजें जानना और खुद से ये सवाल पूछना कि क्या मैं वाकई इस चीज को समझता हूं, यही उनकी सफलता का एक बड़ा राज रहा है। वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और खुद को हमेशा एक छात्र मानते हैं। कमाल है। हाँ, उम्र के साथ बदलाव पर उन्होंने थोड़ी चिंता जताई। उन्हें इस बात का डर है कि उम्र बढ़ने के साथ उनकी दिमागी तेजी या सीखने की क्षमता कम ना हो जाए, क्योंकि सीखने में ही उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि शायद इतने सालों में जमा हुआ ज्ञान और अनुभव, जो विजडम है, वो इस कमी की थोड़ी भरपाई कर दे। और क्या उन्होंने अपने 20s के दिनों की तुलना आज से की? वो कैसे थे तब? हाँ, उन्होंने बताया कि 20s में वो पूरी तरह काम के प्रति समर्पित थे। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया मैनिक। वो हफ्तों तक ऑफिस में रह सकते थे, बिना थके काम कर सकते थे। उस समय परिवार की जिम्मेदारियां भी नहीं थीं, तो ये संभव था और शायद जरूरी भी। हाँ, उस उम्र में जोश अलग होता है। बिल्कुल। अब वैसी शारीरिक ऊर्जा या वैसा एक तरफा फोकस शायद ना हो, लेकिन अब प्रबंधन, दुनिया की समझ और अलग-अलग क्षेत्रों का ज्ञान ज्यादा है। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि पहले वो सोचते थे कि बूढ़े लोग शायद ज्यादा योगदान नहीं दे पाते, लेकिन अब जब वो खुद उस उम्र के करीब पहुंच रहे हैं, तो उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ रही है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे वक्त के साथ नजरिए बदलते हैं। अच्छा, भविष्य को लेकर उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? कौन सी चीजें हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं? उनकी चिंता सूची काफी गंभीर है। सबसे ऊपर है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही दिशा देना, क्योंकि इसमें इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होने की क्षमता है। ये दुनिया को अच्छे या बुरे किसी भी तरह से बदल सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि इसका विकास मानवता के भले के लिए हो। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुख्य 5-6 चिंताएं हैं जिन पर उनके अनुसार पूरी मानवता को मिलकर ध्यान देने की जरूरत है। ये वाकई एक ऐसी सूची है जो सोचने पर मजबूर करती है। अंत में जब उनसे उनकी विरासत, लेगेसी के बारे में पूछा गया कि वो दुनिया में किस तरह याद किए जाना चाहेंगे, तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वो किसी खास उपनाम या समाधि लेख, एपिटैफ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें किसी खास उपाधि से याद करें। तो फिर क्या चाहते हैं वो? बल्कि उनकी उम्मीद और इच्छा ये है कि भविष्य में जब लोग पीछे मुड़कर देखें, तो कह सकें कि हाँ, एक समय था जब पोलियो, मलेरिया, कुपोषण जैसी भयानक बीमारियां लाखों लोगों की जान लेती थी, लेकिन अब वो इतिहास का हिस्सा हैं। और इसमें उन लोगों का भी थोड़ा योगदान था जिन्होंने इन समस्याओं को खत्म करने के लिए अपने संसाधन, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा लगाई। क्या उन्हें लगता है कि इनमें से कोई लक्ष्य, जैसे पोलियो उन्मूलन, जल्दी हासिल हो सकता है? क्या वो आशावादी है? हाँ, पोलियो को लेकर वो काफी आशावादी हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगले 5 सालों के भीतर दुनिया से पोलियो का पूरी तरह उन्मूलन संभव हो सकता है। अरे वाह! अगर ऐसा होता है तो ये चेचक के बाद मानव इतिहास में दूसरी ऐसी बीमारी होगी जिसे जड़ से खत्म किया जा सका है। ये उनके और उनके फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसके लिए वो दशकों से काम कर रहे हैं। तो ये थी बिल गेट्स के साथ हुई उस लंबी और गहरी बातचीत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें। हमने देखा कि कैसे वो भारत में हो रहे इनोवेशन को लेकर उत्साहित हैं, कैसे धन और विरासत पर उनकी सोच एकदम अलग है, कैसे वो एआई जैसी टेक्नोलॉजी को लेकर उम्मीद और चिंता दोनों रखते हैं, और कैसे दुनिया की बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने के लिए वो गहराई से समर्पित हैं। ये सारी बातचीत एक अहम सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। तकनीक, जैसा कि गेट्स के काम से साफ है, यकीनन बहुत सी मुश्किलों का हल निकाल सकती है, लेकिन क्या गरीबी, असमानता या इंसानी व्यवहार की जो जटिल गुत्थियां हैं, उन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ तकनीक ही काफ़ी है, या फिर हमें स्थायी समाधान के लिए तकनीक के साथ साथ और शायद उससे भी ज़्यादा सामाजिक, नैतिक और मानवीय पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।